प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इस नए युग का नया आह्वान हूँ मैं, इस नए युग का नया आह्वान हूँ मैं नई नारी नई पहचान हूँ मैं, नई पहचान हूँ मैं। अनन्या 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 अनन्या। कितने ही कदम राह की मुश्किलों को भांपते हुए ठिठक कर रुक जाते हैं। कितनी ही आंखें मुश्किल कामों को अंजाम तक पहुंचाने का सपना तो देखती हैं, पर घबराकर बीच में ही खुल जाती हैं। लेकिन एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने का ख्वाब देखकर कठिन मार्गों से गुजरते हुए मंजिल तक पहुंचने का अनूठा सफर तय कर पद्मश्री बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल कर लेती है। अनन्या के आज के अंक में बचेंद्री पाल की कहानी उन्हीं की जुबानी। साधारण परिवार की बचेंद्री पाल को क्या परिवार से सहयोग मिला? क्या पर्वतारोहण जैसा कठिन कार्य उनके लिए अलग अनुभव रहा? हम तो पैदाइशी पर्वतारोहण है वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि उत्तरांचल में ही पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग ये हमने बहुत देर में शुरू की। मैंने जब पढ़ाई लिखाई किया, एमए बीएड किया, उसके बाद जब बेरोजगार थी घर में, जॉब मिलना इतना आसान नहीं था और समय था काफी। और तब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह करके बहुत रिनाउंड माउंटेन थे, उन्होंने हमको बहुत प्रेरित किया पर्वतारोहण के लिए। और 1981 से मैंने शुरू किया पर्वतारोहण। हम लोग 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। एक बहुत साधारण परिवार, एक छोटे से गांव से आते हैं। और माँ पिताजी ने बहुत, वैसे भी पहाड़ी लोग तो बहुत मेहनती तो है ही हैं, बहुत हार्ड वर्क करके वो लोग अपना गुजारा करते हैं। और इस मामले में मेरे माँ पिताजी तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और लेकिन सब बच्चों को अच्छा शिक्षा दीक्षा दिया। जहाँ तक पर्वतारोहण की बात है, मेरे बड़े भाई जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, उनको हमने सबसे पहले देखा माउंटेनियरिंग करते हुए अपने परिवार में। लेकिन उनसे कुछ जहाँ तक प्रेरणा वाली बात है वो तो नहीं मिला, क्योंकि अक्सर पर्वतारोहण को लोग सोचते हैं कि ये बहुत रिस्की है, और लड़कियों को तो सोचते हैं कि ये लोग तो बहुत ही नाजुक हैं और चुनौतियों को सामना करने के लिए इतने काबिल नहीं, या जो भी है। मेरे बड़े भाई साहब हमेशा, बच्चन सिंह पाल उनका नाम है, वो हमेशा छोटे भाई को, राजू उसका नाम है, तो हम कभी पिकनिक में जाते थे, मंदिर जाते थे, तो बड़े भाई साहब हमेशा छोटे भाई को बोलते थे, राजू तू अगर ये बोल्डर क्लाइंब करेगा तो तेरे को मैं माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए भेजूंगा। तो मैं भी एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन थी जब मैं कॉलेज में थी। इनफैक्ट मैं अपने कॉलेज में गर्ल्स चैंपियन भी हुआ करती थी, डिग्री कॉलेज में। बचेंद्री पाल की अन्य खेलों में भी रुचि रही। साथ ही उनका मानना था, अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में हो, तब महिला होने के बावजूद कुछ भी हासिल किया जा सकता है। थ्रोज वगैरह में जेवलिन वगैरह, शॉर्ट पुट एंड जो भी था, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। लेकिन बड़े भाई हमेशा छोटे भाई को ही ये करते थे, क्योंकि माउंटेनियरिंग में वो सोचते थे कि लड़के लोग ही सक्षम है, लड़कियां शायद नहीं है, और मतलब सोचते भी नहीं थे कि लड़कियों को भेजना है। तो इनडायरेक्टली मुझे बहुत ये था कि मैं क्यों नहीं, कि जब बड़े भाई हमेशा छोटे भाई को कहते थे और उसको एनकरेज करते थे कि तुमको बेसिक कोर्स भेजूंगा, अगर तुम ये करोगे तो ये करूंगा, तो वो इनडायरेक्टली मैं सोची थी मैं क्यों नहीं, अगर राजू जा सकता है या
ये लोग कर सकते थे, मैं क्यों नहीं। तो वो जज्बा तो था ही था। और जब मैंने MA B.Ed किया उस समय घर में थी, कुछ था नहीं। तो उस दौरान में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह एक बहुत रिनाउंड माउंटेनियर हमारे कंट्री के, तो उन्होंने हमको इंस्पायर किया। उसके बाद हमने एक भागीरथी 7 सिस्टर करके एक ट्रेनिंग सेंटर, ये साहसिक खेल कूद का, वो भी हमने बनाया था वहाँ पे। तो उसके द्वारा हम लोग काफी प्रैक्टिस होती थी। 81 में मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, बेसिक पर्वतारोहण। पर्वतारोहण से जुड़ने के बाद राह आसान नहीं थी। कई तरह की समस्याएं सामने खड़ी थी। सबसे पहली समस्या महिलाओं के लिए होती है, लड़कियों के लिए होती है, घर वालों को कन्विंस करना, अपने परिवार को, अपने समाज को। और खासकर पर्वतारोहण जैसे स्पोर्ट है जिसके इतनी जागरूकता नहीं है। अभी तो काफी जागरूकता है वैसे, लेकिन पर्वतारोहण को लोग अक्सर यही सोचते हैं कि इसमें तो रिस्क है, चैलेंज है। तो लोग, हमारी जो पालन पोषण है हमारे देश की, वो यही है कि कोशिश करते हैं कि बच्चों को बस मुश्किलों से और उससे अलग जितना हो सके उसको प्रोटेक्ट करें। और खासकर लड़कियों को लिए तो ये लोगों का सोच में नहीं होता है। तो वो प्रॉब्लम तो सबसे पहले होता है कि घर के लोगों को कन्विंस करें आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। और मैं सोचती हूँ कोई भी पहाड़ चढ़ने से पहले पहाड़ तो घर में चढ़ना पड़ता है। और लड़कियों को जो भी अचीव करते हैं, जो भी अपना ठानती हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए और अचीव करती हैं, वो अचीवमेंट जो है वो लड़कों से तो कई गुना ज्यादा उनको संघर्ष करना पड़ता है। यही मेरे केस में भी था। जब मैंने माउंटेनियरिंग चुना, तो बेरोजगार थी, कभी सोचा नहीं था कि मैं माउंटेनियरिंग करूंगी, लेकिन बेरोजगार थी तो मैं घर में ऐसे ही बैठे रहना भी मुझे कभी पसंद नहीं था। कुछ न कुछ पिकनिक में जाती थी, कुछ न कुछ घर में, कभी कुछ ड्रामा करती थी, कभी कुछ करती थी। वो बहुत क्रिएटिविटी बहुत थी। चुपचाप बैठे रहना पसंद नहीं था, कुछ न कुछ करना चाहती थी, जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, ड्रीम देखती थी, सपने देखती थी, कुछ अपने पैर में खड़े होने की। सबसे पहली बात ही मैं ये चाहती थी कि मैं पढ़ लिख करके कहीं पर जॉब करूं, मैं अपने पैसे कमाऊं, अपने पैर पर खड़ी रहूं, ये मेरा बहुत था। इसलिए हायर एजुकेशन मेरा पहला एम था। वही मैं बताया कि हायर एजुकेशन मैंने लिया, लेकिन उसके बाद जॉब मिलना तो इतना आसान नहीं था। और उसी दौरान मैंने ये माउंटेनियरिंग का ये किया। इंदिरा जी से मैं बहुत प्रेरित होती थी, क्योंकि जब मैं 8th 9th क्लास में थी तब इंदिरा जी का विषय में, वो प्राइम मिनिस्टर थी या कुछ इलेक्शन चुनाव में ये होता था, तो मैं बहुत उनसे इंस्पिरेशन होता था कि महिला होकर के देश को लीड कर रही हैं। भले ही देश के एक छोटे से कोने में क्यों न हो, लेकिन ये भावनाएं मेरी बहुत ऊंची थी। और कभी पेपर में इंदिरा जी का दिखती थी फोटो किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, तो मैं सोचती थी कि देखो ये लोग कैसे इंसान है, जो कौन है ये जो जिनको लोग घर घर में पढ़ रहे हैं जिनके विषय में, और इंदिरा जी के साथ में फ्रंट पेज में फोटो। और एक दिन मेरा भी हुआ। अगर ड्रीम देखो, मेहनत करो, हौसला बुलंद रखो, वो जज्बा हो कुछ अचीव करने का, तो मैं सोचती हूँ सबका सपना जरूर साकार होता है। और मेरा तो हुआ, जितना मैंने सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा हुआ। मैं अपने पैर पर खड़ी हुई और इतने शान से टाटा स्टील जैसे कंपनी में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, फुल्ली एम्पावर्ड हूँ, एक पूरा फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट चला रही हूँ। सिर्फ अपने कंपनी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी प्रोग्राम करती हूँ। और दूसरी बात की इंदिरा जी से मिलने का था, वो मिली मैं 1984 में। और जब मैं मिली उनसे तो उन्होंने कहा बचिंद्री अब तुम क्या करोगी एवरेस्ट चढ़ने के बाद। और मैंने कहा था कि मैं यूथ में, युवा वर्ग में एडवेंचर मतलब साहसिक खेलकूद में प्रमोट करूंगी। तो उन्होंने कहा विमेन में क्यों नहीं, रूरल विमेन में जरूर, ग्रामीण महिलाओं के लिए। और उनका कहना था कि क्योंकि ग्रामीण महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन वो मेहनत करती हैं मजबूरी समझ के कि करना ही है, लेकिन स्पोर्टिंग वे में खेल कूद की भावना से अगर जो मेहनत करेंगे, जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं, हमारे कोई कंपल्सन नहीं है पहाड़ चढ़ना, और कितना मुश्किल है पहाड़ चढ़ना, लेकिन हमारे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, हम खुशी खुशी से चढ़ते हैं। और वो स्पिरिट रिफ्लेक्ट होती है मेरे घर में भी, ऑफिस में भी, क्योंकि वो स्पिरिट है। मेहनत करना मैं स्पोर्टिंग वे में करती हूँ। शायद दूसरे लोग मेहनत करेंगे, रो के करेंगे, क्या करें, रोटी रोजी का सवाल है, करेंगे। ये डिफरेंस होता है, एक जिंदा दिली आ जाती है लोगों में। इंदिरा जी का भी यही भाव था उसके पीछे की ग्रामीण महिलाओं को भी ये एडवेंचर में शामिल करो, ताकि लोग मेहनत करेंगे, खुशी खुशी मेहनत करेंगे। और इन महान लोगों से जो भी मैं मिली, JRD टाटा जी से मिली थी मैं बॉम्बे हाउस में, तब भी उन्होंने भी यही कहा था, तुम क्या करोगे। मैंने कहा ये सब मैं प्रमोट करूंगी, ये करूंगी, एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह। तो ये महान लोगों से जब जब मिली हूँ, उनका चंद क्षण जो उनके साथ गुजारे हैं, बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रेरणा, और जीवन में जैसे एक गाइडलाइन की तरह मिलता है कि हाँ, उन लोगों से मिलना ही एक जिंदगी को बहुत एक डायरेक्शन देती है, एक दिशा देती है। और वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले जिस दुर्गम राह से गुजरना पड़ता है, वहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला ना के बराबर होता है। ये बात उनके लिए मायने नहीं रखती कि वो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है, बल्कि इस कठिन यात्रा को पूरा करना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
पहला महिला बनना, पहला भारतीय महिला बनना, पता नहीं इसने इसका बन के क्या लगने वाली बात, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक जिंदगी और मौत का संघर्ष करके मैं चोटी में पहुंची थी। वो अचीवमेंट बहुत बड़ी थी मेरे लिए। ये पहली भारतीय महिला होने का तो बाद में है, वो मीडिया के लिए है, लोगों के लिए है, लेकिन मेरे को एक पहली बार इंडियन महिला ट्राई कर रही थी। बहुत मेंटल ब्लॉक था, कई बातें होती, कोई पहले जा चुके हैं तो उससे साइकोलॉजी हमारी अलग तरह की होती है। हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, और वो भी जीवन और मौत के बाद में आप अपना उपलब्धि अगर करते हैं, टॉप में पहुंचते हैं, तो वो आपके पूरा फिलोसफी, आपका जिंदगी को देखने का अंदाज ही बदल देते हैं, पूरा नजरिया बदल देते हैं, पूरा दृष्टिकोण बदल देते हैं, पूरी फिलोसफी जिंदगी की बदल जाती है। क्योंकि एक एक इंच नाप के हम वहाँ पे पहुंचे हैं, कहाँ पर सोए, क्या खाया, कैसे सरवाइव किया, एक एक दिन, एक एक क्षण करके जिए, और वो भी अनिश्चितता के माहौल में। दूसरे ही पल क्या हो जाता है पहाड़ में, संसार की सबसे ऊंची चोटी में, कुछ पता नहीं चलता है कि नेक्स्ट पल में हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। कहीं बर्फ के तूफान के साथ डेड बॉडीज दिखते हैं जब रास्ते में, तो आप सोचिए कुछ लोग एक एक दिन करके जीते हैं वहाँ पे। और ऐसे करने के बाद जब आप टॉप में पहुँचते हैं, उसके बाद जो सम्मान, जो प्यार, जो आदर, जो ऑनर जो मिलता है, उससे आदमी बहुत बहुत हम्बल फील करता है एकदम। और वैसे भी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में जब पहुंचते हैं, तो जहाँ जिंदगी मौत बहुत नजदीक दिखता है, तो आदमी का पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है, पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है। उसके बाद उसके कोई भी चीज, वो दिखावा, शो ऑफ, फॉल्स वैल्यूज, झूठा, ये वो सारा प्रकृति तो एक एक परत बाय परत जो है वो रिमूव करती जाती है। एंड तब आप वो सच्चाई रहते हैं, वो ट्रू सेल्फ, एंड आप एक डिफरेंट, एक दूसरे तरह का एक पर्सन, एक व्यक्तित्व आ जाता है। बहुत सी यादें जब तब ताजा हो जाती हैं। आज भी बचेंद्री पाल की आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है जब वो एवरेस्ट शिखर पर पहुंची। सबसे पहले मैंने अपने माँ पिताजी को याद किया, क्योंकि जिनके हार्ड वर्क, मेहनत और माउंटेनियरिंग के विषय में इतनी जानकारी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और वहाँ मैं पहुंची। उसका पूरा श्रेय तो मेरे माँ बाप को ही है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने सागर माथा जो बोलते हैं ना, एवरेस्ट को, उसको माथा टेका। मैं साथ में दुर्गा की मूर्ति साथ में मेरी माँ ने दिया था, वो लेके गई थी। कहते हैं हार्डर द जर्नी नियरर टू द गॉड, मुश्किलें जितनी रास्ते होती हैं तो भगवान के नजदीक का फीलिंग जरूर होता है। और एवरेस्ट में तो लगता है भगवान यहीं पर ही है, कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे जाके मैंने दुर्गा की मूर्ति को टॉप में रखा, हनुमान चालीसा भी लेके गई थी, तो पूजा किया, अपने माँ बाप को याद किया। फिर उसके बाद हमने फोटोग्राफी वगैरह की। करीब 45 मिनट पर तक हम लोग टॉप में थे, और हम 3-4 लोग हम लोग उस दिन पहुंचे। हमारे पीछे पूरा टीम था। उसी समय हमारे लीडर ब्रिगेडियर खुल्लर थे जो लोअर कैंप में थे, उनको इन्फॉर्म किया। और उसके बाद सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिसेज इंदिरा गांधी को ही दिया गया था। तो ये इस तरीके से करीब 45 मिनट वहाँ पर हम लोग थे। सोच रही थी तो सिर्फ ये बात सोच रही थी कि मैं सही सलामत वापस जाऊंगी, क्योंकि अक्सर सुनती थी कि रास्ते में जो नीचे उतरते समय ही एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं होती हैं। तो मेरा पूरा कंसर्न था कि मैं सही सलामत वापस जाऊं। जरूर एक जिम्मेदारी के साथ जा रही थी, सपना यही था कि दोबारा कभी वापस आऊं, और एक पूरी महिलाओं की टीम को लेकर के। तो ये सोच के साथ हम वापस आए, और फिर 1993 में गई वापस, एज ए लीडर गई, एक इंडो नेपलिस विमेन्स टीम लेके गई। और जिस जगह में एक दिन मैं खड़ी थी 23 मई को, तो उसी जगह में मैंने दूसरी लड़कियों को भी खड़े होने का भी एक बहुत बढ़िया नेतृत्व दिया। और वो उपलब्धि मेरे लिए खुद क्लाइम करने से बड़ी उपलब्धि है कि आप दूसरों को भी अचीवर बनाते हैं और नेतृत्व देते हैं, दूसरों को भी उठाने का और दूसरों को भी अचीव करने का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, चाहे वो माउंटेनियरिंग है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे को सिर्फ अपने को ग्लोरीफाई करते रहना, अपने ही अचीवमेंट को ये करते रहना, बल्कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव हुआ है, उससे आपको नेतृत्व देना चाहिए दूसरों को भी उस ऊंचाई तक पहुंचाने का। तो वहाँ पे बहुत तरह के हैजर्ड्स हैं माउंटेन में तो, और ऑक्सीजन बहुत कम है, वो तो पहली बात ही है। उसके अलावा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, बहुत ठंडा है, -20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस में रहना है, वहाँ पे अडॉप्ट करने हैं एंड एडजस्ट करने हैं अपने को। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज जो कि अनफिल्टर्ड जो होती हैं, जो सोलर रेज जो होते हैं, धूप की जो किरणें हैं जो अनफिल्टर्ड है, अल्ट्रावायलेट, वो बहुत हार्मफुल होती है। अगर आप चश्मा नहीं लगाए तो रेटिना एब्जॉर्ब करने से ब्लाइंडनेस आ जाती है, टेम्परेरी होता है। तो मेरा क्या हुआ था कि मैंने जब मैं टॉप में पहुंची थी तो इतनी एक्साइटमेंट था, पूजा कर रही थी, सब फोटोग्राफी कर रहे थे, रॉक सैंपल्स वहां से लेके आए नीचे, और लोगों को तो प्रसाद जैसा हो गया था। तो उस समय मैंने चश्मा निकाल दिया, क्योंकि बार बार चश्मा में भाप बनती है, उसको साफ करने में बहुत एनर्जी निकलता है, टाइम जाता है। तो वो निकाल देने की वजह से मेरी स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था। वो जो अल्ट्रावायलेट रेज उसको एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब किया मेरे रेटिना ने और ब्लाइंडनेस हो गई थी, बहुत सफरिंग हुआ था। और खुशकिस्मत रही कि जब मैं अपना साउथ कोल वाले कैंप में पहुंच गई, रात में पहुंची, तो तब से शुरू हुआ था वो। तो दूसरे दिन बहुत ही पेनफुल, नीचे उतरते समय बहुत ही पेनफुल हमारा यात्रा हो गया। शानदार उपलब्धि के साथ जब किसी का नाम जुड़ जाता है, स्वाभाविक रूप से जिंदगी में बदलाव आ ही जाता है। मैं तो यही कहूंगी कि बहुत बदलाव आती है, 360 डिग्री चेंज हो जाता है पूरा पूरा आपका लाइफस्टाइल। ट्रिमेंडस बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने पर इतने भरोसा करते हैं, क्योंकि आप जब एवरेस्ट चढ़ लिए हैं एक एक दिन करके, एक एक क्षण करके, तो वो जिंदगी का सोच ही बदल देता है। और सबसे पहले कोई भी चीज बदलने के लिए सबसे पहले हमारी सोच बदलना बहुत जरूरी है। पूरा लाइफस्टाइल में, आपके रहन सहन में, आपके खान पान में, आपके काम करने के अंदाज में, हर चीज में बहुत बदलाव, आपका नजरिया टोटली चेंज हो जाता है। और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा, एवरेज से भी ऊंचा होता है। बहुत सम्मान दिया देश ने उस टाइम, तो पूरा देश ने इसको सेलिब्रेट किया था। कैपिटल में हम 1 हफ्ते रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर के और क्या बताएं, हर जगह रिसेप्शंस हुए थे, लोग बैंड बाजे के साथ में वेलकम करना, इतना ज्यादा हुआ कि उसको तो मैं पता नहीं कितने जन्म में भी वापस नहीं लौट पाऊंगी देश को। लेकिन जहाँ भी हूँ जरूर करती हूँ, तन मन और धन से देश के लिए जो सही है वो बोलती हूँ, वो करती हूँ और वो करवाती हूँ, ताकि मैं जस्टिफाई करूँ हाइट गेन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में पहुंची हूँ, उसको मैं मीनिंगफुल बनाऊं, उसको मैं जस्टिफाई करूं जहां पर भी हूं, चाहे घर में हूं, पब्लिक में हूं, कहीं भी हूं, बस देश के लिए किसी भी रूप से करती हूँ, वो मैं बहुत दिल दिमाग से उसको मैं करती हूँ। और जो करवाना चाहती हूँ दूसरों को, उसके लिए जरूर पहले खुद एग्जाम्पल सेट करती हूँ, एक लीडरशिप देने की कोशिश करती हूँ। 84 में पद्मश्री, फिर अर्जुन अवार्ड जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स का अवार्ड है वो मिला था। जब मैंने एक इंडो नेपलीज विमेन को एवरेस्ट एक्सपीडिशन में लीड किया था, उसमें 18 लोगों ने क्लाइम किया था। ये एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये, जिसमें डिकी डोलमा ने क्लाइम किया, संतोष यादव ने क्लाइम किया, 18 लोगों ने। अभी तक इंडिया का कोई एक्सपीडिशन ऐसा नहीं है जिसमें 18 लोगों ने क्लाइम किया होगा, शेरपाज वगैरह सब मिला के। तो उसमें हमको पहला नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला था। और यश भारती एंड ऑनरेरी डॉक्टरेट का मिला था गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। बहुत सारे अवार्ड मिले और सबसे बड़ा अवार्ड है कि जो लोगों का प्यार और सम्मान मिला, ये सब कुछ, वही सब कुछ कर रही हूँ, उसी को ही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ डे टू डे जिंदगी में। बचेंद्री पाल के जीवन का रुख बदला, वजह क्या रही? बेरोजगार होना ही एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए क्योंकि बेरोजगार थी, इसीलिए मैंने इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने माउंटेनियरिंग की तरफ गई। और माउंटेनियरिंग में एक टर्निंग पॉइंट था मेरा, जब मैं एक बार एवलांच के नीचे दब गई थी। करीब 24,000 फीट की ऊंचाई थी। हमने वहाँ पे कैंप लगाए थे और वो जगह था, रिस्की था वो। सबको लगता था कि कहीं एवलांच ना आए, ऊपर से पूरा हिमस्खलन जिसको बोलते हैं ना। वो 15 मई की बात है, हमारा कैंप था वहाँ पे। दूसरे दिन उनको हायर कैंप में जाना था। अचानक रात में हम लोग सोए हुए थे, करीब 12:30 बजे के टाइम पर बहुत बड़ी जोर की आवाज आई, बम ब्लास्ट होने की, जैसे कोई फट गया है सिलेंडर, उस तरह की आवाज आई। हम तो सोए हुए थे, तो मुझे लगा कि ये शायद कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर फट गया, ये क्या हुआ है। जब तक मैं इस चीज को समझ पाती, तब तक मुझे लगा मैं भारी चीज के नीचे दब गई हूँ। और तब मैंने ये महसूस किया कि अरे मैं तो यहाँ बर्फ के नीचे दब गई हूँ, अब तो मरना ही है और जीने का तो कुछ। लोग कहते हैं जब मुश्किल में होती है तो माँ बाप याद आते हैं, भगवान याद आते हैं, लेकिन वो ऐसा क्षण था जब कुछ भी याद नहीं था। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मरना तो है, लेकिन ये कैसी मौत है मुझे भी याद है, मुझे होश है कि मुझे मरना है। तभी मुझे लगा कि मेरे टेंट में एक और भी है, हमारा क्लाइंबिंग पार्टनर है, वो कोशिश कर रहा था अपना टेंट से बाहर निकलने का। तो उसके लकीली उसके जेब में चाकू था और चाकू से उसने टेंट को फाड़ करके पहले खुद बाहर निकला, फिर मुझे खींच के उसने बाहर निकला। और 12:30 बजे रात, -20-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, शरीर को कोई पार्ट निकालो तो एकदम फ्रोजन हो जाता है, फ्रोस्ट बाइट। तो एनीवे वहां से सबको बात, तो बाहर का जो दृश्य था बहुत ही दर्दनाक था। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, किसी का हेड इंजरी था, किसी का लेग फ्रैक्चर हो गया था, किसी का कफ में ये रिब्स का हड्डी भी टूट गई थी। तो ये बहुत बुरा हाल था, लोग रो रहे थे, कर रहे थे। खैर बाहर निकल के हमको एक सेफ टेंट में रखा हम लोगों को। और इनफैक्ट मुझे याद है मेरे पास पेन किलर था, मैंने सब लोगों को बांटा। सबकी तकलीफों को देख के मैं अपना तकलीफ ही भूल गई थी। उसके बाद वॉकी टॉकी सेट से हमने अपने लीडर और दूसरे लोगों को इन्फॉर्म किया ऐसा सा हादसा हो गया यहाँ पे। तो वो लोग रेस्क्यू के लिए आए, वो लोग रेस्क्यू के लिए रात को 1 बजे रात को आए।
इस वक्त क्योंकि ये पूरा टीम स्पोर्ट है ये माउंटेनियरिंग तो, और वो रात को ऊपर आए और सवेरे 5 बजे वहाँ पहुंचे तो सब लोग नीचे चले गए, ऊपर जाने के बजाय हमको नीचे चले गए। और लीडर ने, कई लोग थे जिनको चोट लगी थी, कुछ लोग थे जिनको चोट नहीं लगी थी, एक सदमा लगा था कि इतने भयंकर उससे हम बच गए हैं, तो अब तो बस जिंदगी बच गई, चलो एवरेस्ट फिर कभी। हाँ, वो टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि जब सब लोग वापस आ गए, सारे मेल मेंबर्स उसमें थे, अब अकेली मैं एक महिला थी उस टीम में, बावजूद उसके भी जब मुझे पूछा गया, लीडर ने हमें पूछा कि आप अभी क्या डिसीजन है तुम्हारा, वापस जाना चाहती हो बेस कैंप या आगे जाना है, तो मैंने कहा मुझे आगे जाना है। तो वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि इतने बड़े एवलांच के नीचे दब गए थे, जैसे दफना दिए गए थे, उसके बाद जिंदा निकलना, फिर ये सोचना कि वापस जाएं जब सब लोग नीचे वापस जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरा, और ये डिसीजन ही मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरा सक्सेस स्टोरी का। शिखर पर पहुंचने के बाद हर सांस में बसी रहती है सिर्फ और सिर्फ एवरेस्ट की चोटी। बस वहाँ पे तो हम लोग हमेशा फोकस्ड, हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, हमको क्या करना है, एकदम एक अचीवमेंट, अपना टारगेट अचीव करने का एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है कि आप हमेशा फोकस्ड रहें। तो एवरेस्ट तो हमारा ड्रीम में, सपने में, बातचीत में, सोच में, डिस्कशन में एवरेस्ट ही एवरेस्ट होता था। तो रात दिन आपका हर एक स्टेप आपका जाता है एवरेस्ट की तरफ ही। तो ये पूरा सोच में तन मन धन पूरा का पूरा जो है वही होता था। और उस हाइट में तो इतना लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बड़ा कंफ्यूजन होती है, और सोचने में, करने में, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही आपको काफी मात्रा में नहीं मिल रही तो बहुत वैसा रहता है। लेकिन बावजूद उसके हम लोग हमेशा ही फोकस्ड हैं, अपने टारगेट एकदम क्लियर है, बस सोचते रहते हैं अपने टारगेट के विषय में। एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना बचेंद्री का एक ख्वाब था जो पूरा हुआ, और आज अपने इसी ख्वाब को पूरा करने की चाह रखने वालों को प्रशिक्षित करने में आनंद महसूस करती हैं बचेंद्री पाल। अभी तो साल में करीब 4000 लोगों को ट्रेन कर रही हूँ। एवरेस्ट मेरे लिए इतना अच्छा एक शुरुआत था कि उसके बाद जो मुझे करना था उसके बाद ही मैं किया हूँ। टाटा स्टील में एक फुल फ्लेजर डिपार्टमेंट है, उसमें पूरा हमको फुल्ली एम्पावर किया है मैं, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन को। सारे जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ही है, और भी पूरे देश से जो भी लोग आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, उनके लिए हम लोग करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए खासकर हम लोग करते हैं, टीम बिल्डिंग के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए। जब तक हम अपने को तकलीफों में नहीं डालते हैं तब तक हमको सही मानने में अपने विषय में पता नहीं चलता है कि हम कितना, हमारे अंदर में डिटर्मिनेशन है, कितना हमारे अंदर में कुछ कर गुजरने की भावना है। जब मुश्किलों में डालते हैं हम अपने को, तभी हम अपने को सही ढंग से पहचान पाते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो हम लोग इंजीनियर्स लोगों को, एग्जीक्यूटिव लोगों को, दूसरी कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स को लेकर करते हैं, ऐसे ही उसमें प्रोग्राम में जाएं वो लोग जहाँ पे एडवेंचर है, जहाँ पे एडवर्स सिचुएशन है, जहाँ पे थोड़ा मुश्किलें हैं, स्पोर्टिंग वे में, और अपने को परखें, अपने को पहचाने, अपने को डिस्कवर करें, और अपने अंदर वो सब रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको और इंक्रीज करें। कि जिंदगी तो फुल ऑफ चैलेंज है, जिंदगी तो चुनौतियों से भरा पूरा है, तो क्यों ना चुनौतियों को स्पोर्टिंग वे में करने का आदत डाल दें, तो जिंदगी खुशहाल रहेगी, हम पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पीनेस ज्यादा होगी, क्योंकि हैप्पीनेस सिर्फ पैसों से नहीं आती है। बचेंद्री पाल का मानना है कि महिलाएं शिक्षित हो जरूरी है, लेकिन सिर्फ घर में ही सिमट कर रह जाने का मतलब अपनी प्रगति पर विराम लगाना। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलना चाहिए, और शिक्षा का सही मतलब तभी है जब हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी में उसको प्रैक्टिकली करके जी सकें। शिक्षा का मतलब ये नहीं है सिर्फ पढ़ाई लेकर करके उसको नॉलेज के रूप में हमने दिल दिमाग में रखें, और प्रैक्टिकली जिएं और घर से बाहर आएं। और खासकर एडवेंचर तो मैं सोचती हूँ इस तो सबके लिए जरूरी है। इसको तो एक फाउंडेशन कोर्स की तरह होना चाहिए जहाँ पे हम नेचर के साथ रहें, क्योंकि नेचर अपने में भी एक बहुत ही डिमांडिंग क्लासरूम है जहाँ पे हम करके सीखते हैं। क्लास में हम पढ़ के सीखते हैं, लेकिन नेचर के साथ जब जाते हैं, इस तरह के एक्टिविटीज में जाते हैं, तो हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद करके परफॉर्म करके हम सीखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, अपने को डिस्कवर करें, अपने को पहचानें, प्रकृति के साथ में रहें, और जिंदगी की चुनौतियों को स्पोर्टिंग वे में लें, और लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर ऑल हम कोई पैसा कमाने की मशीन तो है नहीं, पैसा कमा रहे हैं अपनी खुशहाली के लिए, अपने शांति के लिए, खुशी के लिए। मन में कुछ हासिल करने की लगन लिए आगे बढ़ते रहने वाले को मंजिल जरूर मिलती है, फिर चाहे मंजिल एवरेस्ट शिखर ही क्यों ना हो। ये सिद्ध कर दिखाया है बचेंद्री पाल ने, और आज वे बन गई हैं अनेक के लिए प्रेरणा स्रोत। ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं।
तुझसे फैली हर तरफ रौनक, चांद तारे प्रणाम करते हैं। कोशिशों का सफर जारी रहे, कोशिशों का सफर जारी रहे। दुआ हम सुबह शाम करते हैं, दुआ हम सुबह शाम करते हैं। अनन्या 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 अनन्या